नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों को पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम सामान्य गुणों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सामान्य गुणों में अंतराकाशी यौगिकों का बनना, उत्प्रेरकीय गुण, संकुल यौगिकों का बनना व मिश्रातु निर्माण के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सामान्य गुणों में नंबर 11 जो सामान्य गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतराकाशी यौगिकों का बनना। संक्रमण धातुएं अंतराकाशी यौगिक बनाती हैं। सबसे पहले सवाल आता है, अंतराकाशी यौगिक होते क्या हैं? धातुएं जब या यूं के जब धातु परमाणु आपस में जुड़कर धात्विक क्रिस्टल का निर्माण करती है तो उसको हम बोलते हैं निबिड़ संकुलन। धातु क्रिस्टल के निबिड़ संकुलन में कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। मान लो सपोज करो जो धातु परमाणु है वो गोलाकार है, तो जब धातु परमाणु आपस में धात्विक बंध से जुड़ते हैं तो धातु परमाणु कुछ इस तरह निकटतम व्यवस्थित हो जाते हैं। निकटतम का मतलब है जितने पास वो आ सके। तो इस प्रकार धातु परमाणु आपस में धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं और वो निकटतम व्यवस्थित है। एक लेवल बना देते हैं। तो ये बीच में जो खाली जगह रह गई है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। ये ठीक वैसे ही है कि मान लो एक क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं नीचे, उनको हम यूं कहें कि जितने क्लोज होकर बैठ सकते हो आप बैठ जाओ। फिर भी हम देखेंगे कि दो बच्चों के बीच में कुछ जगह खाली रह जाएगी, उसी को हम अंतराकाशी स्थान कह सकते हैं। तो जब धातु परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं तो उनमें धातु परमाणुओं के बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है, उसको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। जब धातु परमाणु निकटतम जितने निकट जा सकते हैं व्यवस्थित होते हैं, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं निबिड़ संकुलन। तो इसी को मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, धातु के निबिड़ संकुलन। देखो हिंदी वर्ड थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, अंग्रेजी से आप आराम से समझ जाओगे। क्लोज पैकिंग, क्लोज में पैक हो रहे हैं। मैं कुछ स्थान रिक्त होते हैं जिन्हें, ये जो खाली जगह है इनको हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी स्थान। अब ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है कि हर कोई परमाणु इसमें आकर आराम से सेट हो सकता है। छोटे परमाणु सेट होंगे। छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये परमाणु इन अंतराकाशी स्थान में वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो यौगिक बनेगा उसको हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो छोटे परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
अंतराकाशी स्थानों में वान प्रवास बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं। अब छोटे छोटे परमाणु इन अंतराकाश स्थान में जाकर जुड़ जाएंगे और एक नया यौगिक बनेगा। इस प्रकार बने यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये तो हमने बात की कि अंतराकाशी यौगिक किस प्रकार बनते हैं, होते क्या हैं। अब सवाल ये आता है कि संक्रमण धातुएं या डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं। तो देखो, खाली जगह होनी चाहिए, जैसी बात है, पर हमें पता है कि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व या धातुएं अंतराकाशी यौगिक बनाती हैं। इनके रिक्त डी कक्षकों में छोटे परमाणु आसानी से समाहित हो जाते हैं। और ये कुछ जनरल चीजें होती है, हर एक चीज को हम रटे तो पॉसिबल भी नहीं होता, और हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से समझे ये भी संभव नहीं होता। कुछ चीजों में हमें अपना जो जनरल थिंक है, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, वो लगाना पड़ता है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि अंतराकाश स्थान है, जगह होनी चाहिए, तो जगह तो है, कहाँ है, रिक्त डी कक्षक। जहां डी कक्षक खाली है वहां ये चले जाएंगे, कौन, छोटे परमाणु। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, अलग मार्कर भी यूज ले रहा हूं ताकि ध्यान में आ जाए। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण यह है अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंतराकाशी यौगिकों के गुणों की। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। देखो, गुणों में यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो जो भी जगह खाली थी वहां पर भी छोटे परमाणु आ गए हैं। इसका मतलब इनका घनत्व सामान्य धातुओं की तुलना में अधिक होगा। नंबर 2, जगह खाली थी वो भी भर गई, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कठोर होंगे। कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं, कुछ बोराइड ऐसे होते हैं जो हीरे से भी अधिक कठोर होते हैं। तो एक तो घनत्व अधिक होता है, दूसरा कठोर हो गए, फिर इनके गलनांक भी बहुत उच्च होते हैं, और लास्ट ये धारा के भी चालक होते हैं। तो पहला ये है अत्यधिक कठोर होते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक कुछ होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नंबर 3 यह है विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 4 यह है रासायनिक रूप से इनएक्टिव होते हैं। यह है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। अब देखो,
अंतराकाशी यौगिकों से संबंधित एक मिलता जुलता यौगिक है जिसको हम बोलते हैं ए रस समीकरण विधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियो मैट्रिक यौगिक। इन्हीं की क्लास है। वे यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है ये फिक्स नहीं होता, चेंजेबल होता है। संक्रमण धातुएं वर्ग नंबर 16 के तत्वों के साथ मिलकर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। तो वह यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, ए रस समीकरण विधि। बड़ा ही मोटा नाम, योगी कहलाता है। संक्रमण धातुएं 16वें वर्ग के तत्वों के साथ इस प्रकार के यौगिक बनाती हैं, जैसे AFeO। देखो AFeO में धनायन और ऋणायन का अनुपात ये होना चाहिए 1:1, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रेशियो होता है 0.84 से Fe 0.94। यानी यहाँ पर ऋणायन का अनुपात तो 1 है, लेकिन धनायन और ऋणायन के बीच अनुपात है 0.84:1 और यहाँ पर 0.94:1। यानी 1:1 नहीं है। धनायन और ऋणायन के जो अनुपात है वो चेंज है, इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात। तो वे यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता समीकरण मोतीय यौगिक कहलाते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1, 2:2 नहीं होता, ये चेंज होता है। यदि यहाँ पर 0.84 से 0.91 होना क्या चाहिए, 1:1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है 0.84:1 या 0.94:1। तो इस प्रकार के जो यौगिक है जिसमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। देखो अंतराकाशी यौगिक में अगर एग्जाम्पल की बात करें, लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड TiC, Fe3H, MnO4H। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। ये हमने बात की अंतराकाशी यौगिकों का बनना। अगला हम ले रहे हैं मिश्रातों का बनना। नंबर वेलवे। देखो मिश्र धातु या इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु का निर्माण, मिश्र धातु का बनना सेम चीज है। सबसे पहले सवाल होता है मिश्र धातु या मिश्रातु जिसको एलॉय भी बोलते हैं, ये होते क्या हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। इसमें जिन दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिलाते हैं वो एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाती हैं और समांगी मिश्रण का निर्माण करती है। तो कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं का
समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्टेनलेस स्टील, यानी ऐसा स्टील जिस पर कितना भी दबाव डालो वो स्टेन को सह सकता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आसानी से नहीं टूटते हैं। आपने देखा होगा कई बर्तनों में लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, जो सेविंग वाली प्लेट आती है उस पर भी लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील है, इसको याद करने की ट्रिक है, फिक्र नहीं कोई। एक बार आप स्टील के बर्तन ले आओ, फिर आपके टूटने की कोई चिंता नहीं। घर में कितने भी लड़ाई हो, अगर किसी घर में बर्तन बज रहे हैं तो माना जाता है कि वहां लड़ाई हो रही है। कितने भी बर्तन फेंको, ये आसानी से टूटेंगे नहीं। एक बार ले लिया तो कोई फिक्र नहीं है। तो फिक्र से पी से एफ ई, कर से सी आर, नहीं से एन आई, कोई से कार्बन। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कांसा, कांसा, का से सी, सा से टी। पीतल, कॉपर प्लस जिंक। एक और होता है जर्मन सिल्वर, ये होता निकुंज, एन आई सी यू जेड। तो ये मिश्र धातुओं के कुछ एग्जाम्पल हैं। सवाल ये आता है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करती हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब वे श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। संक्रमण धातुओं या डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। इसी कारण धातुएं एक दूसरे के क्रिस्टल जालक में आसानी से समाहित हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब मिश्र धातुएं बनानी होती है तो धातुओं को एक निश्चित अनुपात में लेकर उनको पिघलाया जाता है, फिर उनका लिक्विड फॉर्म बनाया जाता है। द्रव में बदलने के बाद उनको बहुत तेजी से हिलाया जाता है। हिलाने के बाद काफी टाइम के बाद छोड़ देते हैं। तो एक धातु दूसरी धातु के आंतरिक स्थानों में चली जाती है और सामान्य मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो वजन, रीजन, डी ब्लॉक तत्वों की लगभग समान आकार के कारण धातुएं परस्पर क्रिस्टल जालक में आसानी से समाहित हो जाती है। हमें पता है इनका आकार समान है। दूसरी वजह ये भी है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक है, आसानी से एक दूसरे के खाली जगहों में चली जाएगी और समांगी मिश्रण का निर्माण करती है। मिश्र धातुओं के गुणों की अगर हम बात करें तो इनके गलनांक उच्च होते हैं और हालांकि इनकी तन्यता सामान्य धातुओं की तुलना में कम होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके गलनांक उच्च होते हैं और इनकी जो हार्डनेस है वो सामान्य धातुओं की तुलना में अधिक होती है। ये आसानी से ब्रेक नहीं होती है, आसानी से नहीं टूटती है। हाँ, कुछ मिश्र धातुओं में देखा गया है कि इनकी विद्युत चालकता सामान्य धातुओं की तुलना में कम होती है। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर किए और पॉइंट ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं नंबर 13, जो जनरल कैरेक्टर है संक्रमण तत्वों का, वो है उत्प्रेरकीय गुण।
वह यौगिक या वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं गुणों और संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। संक्रमण धातुओं में रिक्त डीकक्षक और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण यह कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करता है। कई उत्प्रेरक ऐसे हैं जो मैक्सिमम संक्रमण धातु या उनके यौगिक होते हैं। तो हम सीधा वजह से बात कर रहे हैं। संक्रमण धातु ले लो, संक्रमण तत्व ले लो। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षकों व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इनमें रिक्त डीकक्षक भी हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं के कारण ये हैं कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की गुण दर्शाती है। ये रिएक्शन के लिए अपना सरफेस प्रदान करते हैं। इनकी सतह पर अभिकारक अणु आसानी से आकर चिपक जाते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं के साथ उत्प्रेरक यानी संक्रमण धातुएं क्रिया कर मध्यवर्ती संकुल बनाती हैं, जिसके कारण अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। ये मध्यवर्ती संकुल टूटकर उत्पाद देता है। सपोज लो एक रिएक्शन है जिसमें x और y मिलकर एक अभिक्रिया दे रहे हैं XY, और ये रिएक्शन एक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हो रही है। तो उत्प्रेरक इस अभिक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित करेगा? देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो ये अभिकारक है ये उत्प्रेरक के साथ जुड़ेगा और उत्प्रेरक के साथ जुड़कर बना लेगा X उत्प्रेरक। और ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती संकुल। ये उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है। अब ये उच्च ऊर्जा वाली अवस्था टूट कर क्या देगी? उत्पाद। तो ये X उत्प्रेरक जो मध्यवर्ती संकुल है, अब ये रिएक्शन कर लेगा Y के साथ, और ये मिलकर X और Y मिलकर बना लेंगे प्रोडक्ट X और Y। और उत्प्रेरक हमने जैसा काम में लिया हमें वैसा का वैसा मिल गया। ये क्या है? तो संक्रमण धातुएं अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को सतह प्रदान करके उनसे अभिक्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, और ये मध्यवर्ती संकुल टूटकर उत्पाद और उत्प्रेरक देते हैं। उत्प्रेरक रिएक्शन में हम जैसा काम में लेते हैं, रिएक्शन के एंड में हमें वैसा का वैसा पुनः मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर 1, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक होता है। इसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसमें निकल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक कौन होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड।
ये वेनेडियम का ऑक्साइड है और वेनेडियम क्या है, 3D श्रेणी की मेटल है, सॉरी मेटल है। नंबर थर्ड है अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। इसमें 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन मिलकर 2 मोल अमोनिया देती हैं और इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम लिया जाता है Fe। ऐसे ही एथीन से पॉलीएथीन, जिसको हम शॉर्ट में पॉलीथीन भी बोलते हैं, एथीन से पॉलीएथीन बनाने में उत्प्रेरक होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TaCl4। तो ये कुछ एग्जांपल है, हालांकि सैकड़ों एग्जांपल हैं जिसमें डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये उत्प्रेरक के गुण किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। नंबर 14 और लास्ट जनरल कैरेक्टर है डी ब्लॉक के तत्वों का, वो है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने प्रकार के जनरल कैरेक्टर दर्शाते हैं, बहुत वाइड कैरेक्टर ये दर्शाते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं संकुल यौगिक क्या होता है। संकुल यौगिक में 2 पार्ट होते हैं, धातु आयन, दूसरा लिगेंड। वह पदार्थ जो धातु आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं लिगेंड कहलाते हैं, और धातु आयन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 पूरा इसी पर है, नाम ही उसका यही है, संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक। तो वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसय संयोजक बंध से जुड़ जाता है, संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु आयन लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ग्रहण कर उपसय संयोजक। हमें पता रखा है वे बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक कहलाता है। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेक्स, जिंक 4 NH3 के साथ मिलकर एक संकुल आयन बनता है। खूब एग्जाम्पल है, ऐसे ही Cr Cl का और 6 -3। इनमें तो केंद्रीय धातु हैं आयरन, जिंक, क्रोमियम, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, और इनके साथ जो जुड़े हुए हैं जैसे NH3, Cn, Cn, साइनाइड NH3, ये क्या होते हैं, ये लिगेंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बात मैं ये बता रहा हूं कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक क्यों बनाती है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए रिक्त कक्षक होने चाहिए,
क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये लेंगे तो जगह तो होनी चाहिए। तो क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, नंबर 1। दूसरा, इनका आकार छोटा होता है। और तीसरा, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यदि इनके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है तो ये ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, लेकिन जो ले रहा है यानी धातु आयन है, इसके पास रिक्त डी कक्षक होने चाहिए और इनके पास तो ऑलरेडी है, इसीलिए ये शंकु यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो देखो रीजन कारण, संक्रमण धातुओं के छोटे आकार, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता इनके पास है, वे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण यह है शंकु यौगिक बनाने। संक्रमण धातुएं रिक्त डी कक्षकों में लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और उपसहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हो, यह है रिक्त डी कक्षक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लिगैंड से कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध से जुड़ जाता है। तो यहां पर हमने डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों को कंप्लीटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।